नमस्कार दोस्तों, एग्जाम ओरिजिनल्स के इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश नोटिया और जैसे कि हमारी सोशियोलॉजी जो क्लासेस है उसके अंतर्गत जो पिछली क्लास है उसमें हमने धर्म के बारे में पढ़ा था। आज उसी के आगे हम वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे या वर्ण के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास जिसमें हम वर्ण की बात करेंगे। तो जो वर्ण है इसकी उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं हम। तो जो वर्ण है इसकी जो उत्पत्ति हुई है वह हुई है ऋग वैदिक काल में। कब हुई है? ऋग वैदिक काल में इसकी उत्पत्ति हुई है, आपको याद रखना है। कब हुई है? तो ऋग वैदिक काल में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है ना। तो ऋग वैदिक काल में जो सामाजिक स्तरीकरण, याद रखिएगा किसकी बात हो रही है? सामाजिक स्तरीकरण। ठीक है ना। सामाजिक स्तरीकरण का मतलब यह है कि समाज में किस वर्ग को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा, कौन सा वर्ग कृषि व्यापार इत्यादि अन्य कार्य करेगा, कौन सा वर्ग जो होगा वह सैनिक या युद्धों में भाग लेगा और कौन सा वर्ग होगा जो अन्य वर्गों की सेवा का कार्य करेगा। तो इसी को हम कहते हैं सामाजिक स्तरीकरण। मतलब एक स्तर निर्धारित किया गया था और उसी के आधार पर कार्यों का विभाजन किया गया था और इस कार्यों के विभाजन की जो व्यवस्था है इसी को कहा गया वर्ण व्यवस्था। क्या नाम दिया गया इसी को? इसी को नाम दिया गया वर्ण व्यवस्था। ठीक है, क्लियर है। आगे हम देखते हैं कि यह एक क्या थी? खुली प्रकार की व्यवस्था थी। किस प्रकार की व्यवस्था थी? खुली प्रकार की व्यवस्था थी जिसमें, ठीक है ना, जिसमें एक व्यक्ति जो है अपने कार्यों या योग्यताओं के आधार पर एक वर्ण से दूसरे वर्ण में आ एवं जा सकता था। ठीक है ना। यदि एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रखिए, यदि किसी व्यक्ति है, ठीक है ना, उसका जो जन्म है वह शूद्र वर्ण में हुआ है, ठीक है ना, परंतु उसका कार्य क्या है? परंतु वो बहुत ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति है, मान के चलिए, ठीक है ना, बहुत ज्यादा विद्वान व्यक्ति है, वह दूसरों को शिक्षा देने का कार्य कर रहा है, तो उसका जो वर्ण हो जाएगा वह हो जाएगा ब्राह्मण वर्ण। कौन सा वर्ण हो जाएगा उसका? ब्राह्मण वर्ण। मतलब यह एक खुली प्रकार की व्यवस्था थी जिसमें एक व्यक्ति अपने कार्यों या हम कहें कि अपने कर्मों के आधार पर एक वर्ण से दूसरे वर्ण में स्थानांतरित हो सकता था या आ जा सकता था। ठीक है ना, क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, कि सांख्य दर्शन के अनुसार वर्ण का जो अर्थ बताया गया है वह क्या बताया गया है? रंग बताया गया है। क्या बताया गया है? सांख्य दर्शन के अनुसार जो वर्ण का अर्थ बताया गया है या सामान्य अर्थ की बात करें तो वह है रंग। ठीक है ना। तो वैदिक युग में आर्य जब आक्रमण हुआ तो उस समय दो वर्ण यहां पर देखने को प्राप्त हुए। एक वर्ण कहलाए जो आर्य लोग थे वह श्वेत वर्ण के थे, मतलब गोरे लोग थे, तो उन्हें क्या कहा गया? श्वेत वर्ण कहा गया। ठीक है ना। और यहाँ के जो या भारत के जो मूल लोग थे वह दास यहाँ पे कहलाए और यह थे काले रंग के, जिन्हें क्या कहा गया? श्याम वर्ण का नाम इन्हें दिया गया। क्या नाम दिया गया? तो श्याम वर्ण का इन्हें नाम दिया गया। ठीक है ना। तो जो वर्ण शब्द है, ठीक है ना, इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति संस्कृत की व्र धातु से हुई है, याद रखिएगा। ये व्र ऐसा है, याद रखिएगा, ये व्र में ऋषि का रेप है ना। किससे हुई है? व्र धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? वर्ण करना या चयन करना। क्या करना? वर्ण करना या चयन करना। ठीक है ना। अर्थात प्राचीन काल में क्या होता था? व्यक्ति अपने कार्यों के आधार पर उसका वर्ण निर्धारित किया जाता था। किसके आधार पर? कार्य के आधार पर। यदि कोई व्यक्ति, मान के चलिए, यदि कोई व्यक्ति पूजा पाठ का कार्य करता था तो वह ब्राह्मण वर्ण का कहलाता था, याद रखिएगा। कौन से वर्ण का कहलाता था? ब्राह्मण वर्ण का कहलाता था। यदि वह पूजा पाठ ज्ञान और शिक्षा प्रदान करने का काम करता था तो वह कौन से वर्ण का कहलाता था? ब्राह्मण वर्ण का कहलाता था। चाहे उस व्यक्ति की उत्पत्ति शूद्र
वर्ण में ही क्यों ना हुई हो, या उसके माता पिता जो हैं वह वैश्य ही क्यों ना हो, या कृषि कार्य में ही क्यों ना लगे, यदि व्यक्ति में योग्यता थी, कार्य थे, उसके उसके कर्म उचित थे, अच्छे थे, तो वह ब्राह्मण वर्ण में भी उसका क्या हो जाता था, स्थानांतरण हो जाता था। ठीक है ना। यदि कोई व्यक्ति जो था वह युद्ध में भाग लेता था तो वह कहलाता था क्षत्रिय वर्ण का। यदि कोई व्यक्ति गौपालन, कृषि आदि कार्य करता था तो वह कहलाता था वैश्य वर्ण का। ठीक है ना। कृषि गौपालन व्यापार इनका मुख्य कार्य था। ठीक है ना। और यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त जो 3 वर्ण हैं, ये ऊपर के जो 3 वर्ण हैं, इनकी सेवा करने का यदि कार्य करता था तो वह कहलाता था शूद्र वर्ण का। कौन से वर्ण का? तो वह शूद्र वर्ण का यहां पर कहलाता था। ठीक है ना। तो ये चीज आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी कि यहां पर कार्यों के आधार पर क्या निर्धारित किया जाता था, वर्ण निर्धारित किया जाता था। यदि कोई ब्राह्मण का पुत्र है, ठीक है ना, और यदि कोई ब्राह्मण का पुत्र कृषि कार्य कर रहा है, या हम कहें कि गौपालन कर रहा है, या हम कहें कि उपरोक्त जो 3 वर्ण है उनकी सेवा कर रहा है, तो वह किसमें जाता था, वह वैश्य में भी आ सकता था और वह शूद्र में भी आ जा सकता था, यह शूद्र वर्ण का कहलाता था। ठीक है ना। वर्तमान में जो जाति व्यवस्था है, यहाँ पे जो असमानता हमको देखने को प्राप्त होती है, या यहाँ पर जो छुआछूत हमको देखने को प्राप्त होता है, ऐसा कोई भी वर्णन जो है वर्ण व्यवस्था में देखने को प्राप्त नहीं होता था। यह एक खुली प्रकार की व्यवस्था थी, साथ ही यह समानता पर आधारित व्यवस्था थी। मतलब इसमें हर एक वर्ण के व्यक्ति को समाज में जो है वह समान दृष्टि से देखा जाता था। किस प्रकार देखा जाता था, समाज में बिल्कुल एक समान दृष्टि से देखा जाता था। मतलब या तो ब्राह्मण है या तो शूद्र है, उनको समाज में जो स्त्रीकरण प्राप्त था, या जो समाज में स्तर प्राप्त था, वह समान स्तर प्राप्त था। ठीक है ना। तो क्लियर है इतनी चीजें। आगे हम लोग देखते हैं, प्राचीन काल में व्यक्तियों को उनके कार्यों के आधार पर क्या प्रदान किया जाता था, तो वर्ण यहाँ पर प्रदान किया जाता था, जैसे हमने पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं कि वर्ण के प्रकार की हम लोग चर्चा करते हैं कि वर्ण के कितने प्रकार हैं। ठीक है ना। तो ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है, किसमें, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्ण के 4 प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार बताए गए हैं, 4 प्रकार की यहाँ पर चर्चा की गई है। पहला यदि हम बात करें तो ब्राह्मण, ठीक है ना, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, और चौथा हो जाता था शूद्र। ये क्या थे, ये 4 वर्ण थे। कितने वर्ण थे, यह 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह क्या था, यह ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक स्तरीकरण की एक व्यवस्था भी इसे माना गया है। ठीक है ना। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम ब्राह्मण वर्ण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम, ब्राह्मण वर्ण के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था में, तो जो ब्राह्मण है उनको प्रथम स्थान प्राप्त था, या हम कहें कि इनको सबसे श्रेष्ठ स्थान प्राप्त था। ठीक है ना। इनको सामाजिक स्तरीकरण की जो व्यवस्था है, जो ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक स्तरीकरण की जो व्यवस्था है, उसमें ब्राह्मणों को सबसे उच्चतम स्थान या श्रेष्ठ स्थान यहाँ पर प्राप्त होता है। अब यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जो ब्राह्मण है, इसकी जो उत्पत्ति है यह आदि पुरुष के मुख से मानी गई है। किससे मानी गई है, आदि पुरुष के मुख से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। ठीक है ना। और इनका जो मुख्य कार्य है, यदि उसकी बात करें तो ब्राह्मणों को ज्ञान का संरक्षक भी माना गया है। किसका संरक्षक माना गया है, ज्ञान का इन्हें संरक्षक माना गया है। मतलब यह एक पीढ़ी से जो प्राचीन ज्ञान या परंपराएं हैं, उनको एक पीढ़ी से
दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का जो कार्य किया जाता था वह किसके माध्यम से किया जाता था? वह किया जाता था ब्राह्मण वर्ण के माध्यम से, क्योंकि इनका कार्य क्या था? इनका कार्य था वेद शास्त्रों का पठन करना, पाठन करना, अध्ययन करना, अध्यापन करना और एक पीढ़ी से जो ज्ञान है वह दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना, लोगों को या बच्चों को ज्ञान प्रदान करना, यह इनका क्या हो जाता था? कार्य हो जाता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि इनका कार्य अपनी इंद्रियों पर क्या रखना? संयम रखना। ठीक है ना, जो भी इंद्रियां हैं, आंख, नाक आदि जो इंद्रियां है, मन है, इन पर संयम रखने का कार्य किनका होता था? ब्राह्मण वर्ण का होता था। वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना, ठीक है ना, त्याग करना, धर्म के अनुसार क्या करना? आचरण करना और शुचिता एवं पवित्रता जो बनाए रखने का कार्य है, वह भी जो कार्य है वह किसके द्वारा किया जाता था? तो वह ब्राह्मण वर्ण के द्वारा किया जाता था, ब्राह्मण वर्ग के द्वारा किया जाता था। इस प्रकार समाज में एक प्रकार की जो व्यवस्था बनाए रखने का या समाज में व्यवस्था कायम रखने का कार्य जो किया जाता था वह ब्राह्मण वर्ण के माध्यम से किया जाता था, या ब्राह्मणों को उसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता था। ठीक है ना, यह क्या करते थे? यह प्राचीन ज्ञान परंपराओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी और निरंतर जो ज्ञान की निरंतरता है उसको वर्तमान तक लाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है किसी ने, तो उसने ब्राह्मण वर्ग का महत्वपूर्ण यहाँ पर योगदान हो जाता है। ठीक है ना, आगे हम चर्चा करेंगे क्षत्रिय वर्ण की। ठीक है ना, क्षत्रिय वर्ण की यहाँ पर चर्चा करते हैं तो इन्हें ब्राह्मणों के पश्चात जो सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था है, या हम कहें कि जो ऋग वैदिक सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था है उसमें इनको ब्राह्मणों के पश्चात दूसरा स्थान प्राप्त था। ठीक है ना, यदि इनकी उत्पत्ति की बात करें तो इनकी उत्पत्ति जो है आदि पुरुष के भुजाओं से हुई है, या हम कहें कि जो छाती वाला भाग है और जो भुजा है उससे इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इनका कार्य जो छाती या भुजाएं हैं इससे इनका कार्य भी निर्धारित हो जाता है। तो इनका कार्य क्या होगा? तो इनका कार्य सैनिक और शासकों से संबंधित होगा, मतलब इनका कार्य जो होगा युद्ध में भाग लेना और अपनी प्रजा की रक्षा करना इनका मुख्य कार्य हो जाता है। यह वर्ग जो है सैनिक और शासकों को संदर्भित करता है या प्रदर्शित करता है, और इनका मुख्य कार्य प्रजा की रक्षा करना, दान देना और शूरवीरता इनका मुख्य कार्य यहाँ पर हो जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो शासक वर्ग है या जो सैनिक वर्ग है यह क्या कार्य करता था? यह अपनी प्रजा को संरक्षण या उसको रक्षा प्रदान करने का भी कार्य किसके द्वारा किया जाता था? तो यह क्षत्रिय वर्ण के माध्यम से किया जाता था। यह क्या कहते थे? यह युद्ध में भाग लेकर अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे और साथ ही समय आने पर अपनी प्रजा की रक्षा का दायित्व भी इन्हीं के पास होता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि समाज की सुरक्षा का जो दायित्व होता है, ठीक है ना, वह किसका होता है? तो वह यहाँ पर क्षत्रिय वर्ण को यहाँ पर प्रदान किया गया था। किसको प्रदान किया गया था समाज की सुरक्षा का दायित्व? तो क्षत्रिय वर्ण का यहाँ पर प्रदान किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, आगे हम बात करते हैं वैश्य वर्ण की। किसकी बात करेंगे हम? वैश्य वर्ण की। ठीक है ना, तो ऋग्वैदिक जो सामाजिक स्तरीकरण की जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था में जो वैश्य वर्ण है इसको तीसरा स्थान प्राप्त था। कौन सा स्थान प्राप्त था? तो तीसरा यहाँ पर स्थान इनको प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना, यदि इनकी उत्पत्ति की चर्चा की जाए तो आदि पुरुष की जंघा से या उदर से, पेट से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है ना, क्योंकि जो भरण पोषण का कार्य है या हम कहें कि जो जन सामान्य है, जो जनसाधारण है, उसकी उदर पूर्ति से संबंधित सारे कार्य जो किए जाते थे वह वैश्य वर्ण के द्वारा ही किए जाते थे। ठीक है ना, या हम कहें कि सामाजिक स्तरीकरण में जो चारों वर्ण हैं,
ठीक है ना। इनको उदर पूर्ति का जो भी कार्य किया जाता था वह कार्य किसके द्वारा किया जाता था, वह वैश्य वर्ण के माध्यम से ही किया जाता था। तो मनुस्मृति में जो वैश्य वर्ण है या वैश्यों के साथ कर्तव्य कार्य यहाँ पर बताए गए हैं, आपको याद रखना है। किसमें, मनुस्मृति पे वैश्यों के साथ कर्तव्य कार्य यहाँ पर बताए गए हैं। पहला हम देखते हैं कि पशुओं की रक्षा करना, ठीक है ना, तथा उनका पालन पोषण करना। पशुओं की रक्षा करना और उनका पालन पोषण करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, व्यापार करना, ब्याज पर धन देना और कृषि कार्य करना। ऐसे जो 7 कर्तव्य या हम कहें कि कार्य जो है मनुस्मृति में वैश्य वर्ण के लिए यहाँ पर निर्धारित किए गए थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं जो शूद्र वर्ण है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आखिरी वर्ण है, यह सामाजिक स्त्रीकरण की जो व्यवस्था थी उसमें इसको चौथा स्थान प्राप्त था। किसको, शूद्र वर्ण को कौन सा स्थान प्राप्त था, चौथा स्थान प्राप्त था, या हम कहें कि सबसे निम्न स्थान पर इसको रखा गया था, ठीक है ना। और जो इसकी उत्पत्ति के बारे में यदि बताया गया है कि जो आदि पुरुष है उसके पैरों से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। किसके, आदि पुरुष के पैरों से इसकी उत्पत्ति मानी गई है, ठीक है ना। अब यदि मनुस्मृति के अनुसार इनके कार्य की बात करें तो मनुस्मृति के अनुसार इनका जो कार्य निर्धारित किया गया था वो ऊपर के जो 3 वर्ण हैं, जो ब्राह्मण वर्ण है, जो क्षत्रिय वर्ण है, जो वैश्य वर्ण है, ठीक है ना, इन सभी की जो सेवा करने का दायित्व था वह किसके पास था, तो इन सभी को सेवाएं प्रदान करने का जो दायित्व था वह था शूद्र वर्ण के पास। किसके पास, शूद्र वर्ण का पास था इनका दायित्व। तो इस प्रकार यह क्या हो जाते हैं, वर्ण व्यवस्था में या वर्ण में वर्ण के 4 प्रकार हम लोगों ने विस्तार पूर्वक यहाँ पर उनको देख लिए हैं, ठीक है ना। अगला देखते हैं हम वर्ण व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे या जानेंगे कि वर्ण व्यवस्था की ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम लोग विस्तार से यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सीधा सा जो प्रश्न उठेगा वर्ण व्यवस्था की विशेषताएं बताइए, तो यहाँ पर आपको वर्ण व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में यहाँ पर चर्चा करना होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था में जो है गुण एवं कर्म के आधार पर समाज का विभाजन किया गया था। किसके आधार पर, गुण एवं कर्म, ठीक है ना। तो गुण कितने प्रकार के होते हैं, तो गुण होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के गुण होते हैं, ठीक है ना। अब गुणों के आधार पर ही उसके क्या होते हैं, कर्म निर्धारित होते हैं, या कर्म के आधार पर ही गुण निर्धारित होते हैं। पहला हम बात करें सतगुण, दूसरा होता है रजगुण और तीसरा होता है हम बात करें तमोगुण, ठीक है ना। सत्गुण, रजगुण और तमोगुण, ठीक है ना। अब यहाँ पर जिस व्यक्ति में सत्गुण की प्रधानता हो, किसकी प्रधानता हो, सत्गुण की प्रधानता हो, सुबह 4 बजे उठे, बिल्कुल पूजा पाठ करे, अगरबत्ती लगाए भगवान को, मांस मंदिरा इत्यादि का बिल्कुल भी सेवन ना करे, उसमें किसकी प्रधानता होगी, सत्गुण की प्रधानता होगी, ठीक है ना। जो व्यक्ति राजकीय कार्यों में संलग्न हो, ठीक है ना, प्रजा पालन करे, साथ ही उसमें कुछ मात्रा में सत्वगुण हो और कुछ मात्रा में रजोगुण की भी प्रधानता हो, तो वह तमोगुण की भी प्रधानता हो, तो वह कहलाता है रजोगुण युक्त व्यक्ति कहलाता है, ठीक है ना। और तीसरा होता है तमोगुण, मतलब जो सुरापान करता हो, मांस मदिरा इत्यादि जितने भी अन्य कार्य हैं या जितने भी निम्न कार्य हैं, यदि वह करता है तो उसमें किसकी प्रधानता होती है, तमोगुण की उसमें प्रधानता यहाँ पर मानी गई है, ठीक है ना। अब मान के चलिए जो ब्राह्मण है, ठीक है ना, वह किस गुण से युक्त है, तो वह होता है सतगुण से युक्त होता है, कौन, ब्राह्मण, ठीक है ना। वहीं पर यदि रजगुण की बात करें तो रजगुण जो है वह हमको क्षत्रिय में देखने को प्राप्त होता है। यदि किसी व्यक्ति में रजोगुण की प्रधानता है तो वह किस वर्ग से संबंधित है, वह है क्षत्रिय वर्ग से या वर्ण से,
अगली हम बात करें, यदि किसी व्यक्ति में रजोगुण और तमोगुण दोनों की प्रधानता होती है तो वह कहलाता है वैश्य वर्ण का व्यक्ति। कौन से वर्ण का? वैश्य वर्ण का व्यक्ति कहलाएगा वह। और यदि किसी व्यक्ति में सिर्फ तमोगुण की प्रधानता हो तो वह कहलाता है शूद्र वर्ण का। ठीक है ना? कौन से वर्ण का? तो शूद्र वर्ण का। सत्गुण की प्रधानता हो तो ब्राह्मण वर्ण, रजोगुण की प्रधानता हो तो क्षत्रिय वर्ण, रजोगुण और तमोगुण दोनों की प्रधानता हो तो वैश्य वर्ण, और यदि सिर्फ तमोगुण की प्रधानता हो उसमें तो वह कहलाता है शूद्र वर्ण का व्यक्ति। इसके इसके इस आधार पर हम देखें तो गुण और कर्म के आधार पर समाज का यहाँ पर क्या किया गया है? विभाजन किया गया, स्तरीकरण निर्धारित किया गया। किसके आधार पर? सत्गुण, रजगुण, तमोगुणों के आधार पर। ठीक है ना? अगला बात करें हम कि इसमें अनुलोम विवाह की अनुमति थी। किसकी अनुमति थी? तो अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह का मतलब समझ लेते हैं हम लोग। तो प्राचीन काल में जो विवाह की दो पद्धतियां यहाँ पर प्रचलित थी, एक होता था अनुलोम विवाह और एक होता था प्रतिलोम विवाह। ठीक है ना? अनुलोम विवाह मतलब ऊपर से नीचे की ओर विवाह, प्रतिलोम विवाह मतलब निम्न से उच्च की ओर या ऊपर की ओर विवाह। अब यहां पर क्या था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है ना? यदि ब्राह्मण वर्ग का जो पुरुष होगा या युवक होगा वह क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र वर्ण की युवती से यदि विवाह करता था तो उसे कहते थे हम अनुलोम विवाह। किस नाम से जानते थे? अनुलोम विवाह। यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, ब्राह्मण वर्ग के क्या होता था? लड़का होता था। या हम कहें कि उच्च वर्ण का यदि लड़का निम्न वर्ण, उसी वर्ण या निम्न वर्ण की लड़की से यदि विवाह करता था, ठीक है ना, तो वह कहलाता था अनुलोम विवाह। अब बात कर लेते हैं प्रतिलोम विवाह। तो यहां पर उल्टा होता था, यदि निम्न वर्ण का लड़का युवक, ठीक है ना, निम्न वर्ण का युवक जो था वह यदि उच्च वर्ण की युवती से यदि विवाह कर लेता था तो उसे कहते थे प्रतिलोम विवाह। जैसे कि मान के चलिए शूद्र वर्ण में किसी शूद्र वर्ण से संबंधित कोई युवक था, यदि वह ब्राह्मण वर्ण या ब्राह्मण जाति की कोई लड़की से विवाह कर लेता था तो उसको कहते थे हम प्रतिलोम विवाह। यदि मान के चलिए ब्राह्मण वर्ण का यदि कोई लड़का था, ठीक है ना, वह यदि वैश्य वर्ण की लड़की से शादी कर लेता है तो वह कहलाता है अनुलोम विवाह। ठीक है ना? क्लियर है? तो यहाँ पर क्या होता था? अनुलोम विवाह की अनुमति थी। मतलब ब्राह्मण जो था वह चारों वर्णों में ही शादी कर सकता था, क्षत्रिय तीन वर्ण में मतलब क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में शादी कर सकता था, वैश्य जो था वह वैश्य और शूद्र में शादी कर सकता था, और शूद्र था सिर्फ शूद्र में ही विवाह करने की उसको अनुमति प्राप्त थी। ठीक है ना? अब यहाँ पर कर्म के आधार पर व्यवसाय का निर्धारण किया जाता था। मतलब व्यक्ति के कर्म कैसे हैं, ठीक है ना, यदि उसके कर्म बेहतर हैं, अच्छे कर्म हैं, उसके पूजा पाठ से संबंधित कर्म हैं, तो उसको वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण वर्ण का स्थान यहाँ पर प्राप्त हो जाता था। यदि कोई व्यक्ति जो है वह मांसाहार का भक्षण करता है, वह पशुओं की खाल खींचता है, तो उस व्यक्ति को यहाँ पर वर्ण व्यवस्था में सबसे निम्न स्थान, या हम कहें कि शूद्र का स्थान उसको प्राप्त होता था। तो यह क्या थी? यह कर्मों के आधार पर व्यवस्था थी। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर व्यवस्था थी, जिसमें कर्म के आधार पर व्यवसाय का निर्धारण होता था। यहाँ पर एक ध्यान रखना है, बात ध्यान रखना है कि यह जो व्यवस्था थी इसमें ऊंच नीच की भावना का पूर्ण रूप से क्या था? अभाव था। मतलब इसमें छुआछूत या ऊंच नीच की भावना यहाँ पर विद्यमान नहीं थी। जो सभी वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, किसी भी जाति का व्यक्ति हो उसको समान दृष्टि से यहाँ पर देखा जाता था। किसी भी तरीके से उसे अछूत या अप्रश्यता का व्यवहार उसके साथ नहीं किया जाता था। ठीक है ना? अब यहाँ पर बात की गई है कर्म के आधार पर मोक्ष प्राप्ति की, यहाँ पर बात की गई है। मतलब यदि व्यक्ति
अपने वर्ण के अनुसार कर्म करता है, किसके अनुसार काम करता है, अपने वर्ण के अनुसार यदि काम करता है तो वह क्या प्राप्त कर सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसकी बात की गई थी यहाँ पर। यदि कोई ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति है, यदि वह निरंतर अच्छे बेहतर तरीके से, ठीक है ना, शुचिता के साथ, पवित्रता के साथ जो है अपने धर्म का पालन करता है, ज्ञान देता है, पूजा पाठ करता है, यज्ञ करता है, तो उसको मोक्ष प्राप्त यहाँ पर हो जाता है। शूद्र यदि अपने कर्म के आधार पर, या हम कहें कि अपने वर्ण के आधार पर, उपरोक्त जो 3 वर्ण हैं उनकी सेवा अपने धर्म के अनुसार करता है, तो वह भी क्या प्राप्त कर सकता है, यहाँ पर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी वर्ण का संबंधित हो, यदि वह उस वर्ण से संबंधित है और अपने कर्तव्यों का पालन वह बेहतर तरीके से, उचित रूप से कर रहा है, तो उसे क्या प्राप्त हो जाएगा, उसे मोक्ष यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। अब वर्ण व्यवस्था एक प्रकार की क्या है, मनोवैज्ञानिक व्यवस्था है, आपने देखा ही है। यह क्या है, एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक व्यवस्था है जिसमें हर एक वर्ण का निर्धारण किया गया। वर्ण का निर्धारण कर्म के आधार पर किया गया। किसके आधार पर किया गया है, कर्म के आधार पर किया गया है। मतलब इसका तार्किक रूप से यदि देखा जाए तो एक बेहतर प्रकार की क्या हो जाती है, एक व्यवस्था हो जाती है। ठीक है ना। अब यह व्यवस्था जो थी जन्म पर आधारित ना होकर किस प्रकार आधारित थी, कर्म पर आधारित थी। जैसे कि हम लोगों ने पहले ही बात कर ली है कि यह व्यवस्था किस किस प्रकार की है, कर्म पर आधारित है। यदि कोई व्यक्ति कृषि कार्य कर रहा है तो वह वैश्य वर्ण का कहलाएगा। यदि कोई व्यक्ति क्षत्रिय या शत्रुओं से लड़ाई कर रहा है, सैनिक है, शासक वर्ग से संबंधित है, तो वह क्षत्रिय वर्ग का कहलाएगा। यदि कोई व्यक्ति पूजा पाठ कर रहा है, ज्ञान प्रदान करने का कार्य कर रहा है, तो वह ब्राह्मण वर्ण कहलाएगा। और यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त जो 3 वर्ण है इनकी सेवा करने का कार्य कर रहा है, तो वह शूद्र वर्ण का यहाँ पर कहलाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट है उसकी बात कर लेते हैं हम, कि इस व्यवस्था में योग्यताओं एवं क्षमताओं के लिए क्या था, अनुकूल वातावरण था। किसके लिए, योग्यताओं और क्षमताओं के लिए वातावरण कैसा था, अनुकूल वातावरण था। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई बालक का जो जन्म है वह शूद्र वर्ण में हुआ हो, किसमें हुआ हो, शूद्र वर्ण हुआ हो, परंतु उसमें ऐसी योग्यता है कि वह दूसरों को ज्ञान प्रदान कर सके, वह जो है पूजा पाठ में भाग ले सके, वह यज्ञ कार्य कर सके, तो उसे वर्ण व्यवस्था में जो था वह ब्राह्मण वर्ण का स्थान यहाँ पर प्राप्त हो जाता था। मतलब योग्यता और क्षमता के आधार पर यहाँ पर क्या होता था, वर्ण का निर्धारण किया जाता था। यह आपको क्या रखना है, यह आपको ध्यान में रखना है। ये क्या हो जाती हैं, यह वर्ण व्यवस्था की प्रमुख रूप से विशेषताएं हो जाती हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर वर्ण की उत्पत्ति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और उसके सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति किस प्रकार हुई या इसके कौन कौन से सिद्धांत यहाँ पर देखने को प्राप्त होते हैं। तो जो पहला सिद्धांत है हम लोग सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। तो जो ऋग्वेद में उल्लेख है, यहाँ पर ऋग्वेद में सबसे पहले क्या माना जाता है, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति माना जाता है जो ऋग्वेद के दशम मंडल के पुरुष सूक्त में है। ठीक है ना। इसमें क्या था, इसमें आदि पुरुष जो ब्रह्म है, ठीक है ना, या आदि पुरुष के यदि हम बात करें, या विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की, याद रखिएगा, मुख से किसकी, ब्राह्मण की, भुजा या छाती की बात करें तो उससे क्षत्रिय की, यदि उदर से बात करें या जंघा से बात करें तो उससे वैश्य की, और यदि पैरों की बात करें तो पैरों से किसकी उत्पत्ति मानी गई है, शूद्र की उत्पत्ति मानी गई है। ठीक है ना। तो यह सिद्धांत का वर्णन जो प्राप्त होता है हमें, वह किसमें प्राप्त होता है, वह ऋग्वेद में प्राप्त होता है। किसमें प्राप्त होता है, ऋग्वेद में प्राप्त होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो आदि पुरुष है उनके सभी अंगों में क्या थी, समानता थी, कोई भी भेदभाव नहीं था। इसी प्रकार जो ऋग्वेद में जो वर्ण का वर्णन प्राप्त होता है, इसमें भी
जो चारों वर्ण हैं इसमें किसी भी प्रकार की असमानता यहाँ पर देखने को प्राप्त नहीं थी। सभी व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर अपना वर्ण का चयन कर सकते थे या कर्म के आधार पर एक वर्ण से दूसरे वर्ण में स्थानांतरित यहाँ पर हो सकते थे। तो इसका जो वर्णन या वर्ण व्यवस्था का जो पहला सिद्धांत है वह किसमें प्राप्त होता है, तो वह ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में प्राप्त होता है। ठीक है ना, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं कि उपनिषद, आगे जो वर्ण व्यवस्था की जो उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है वह हमको उपनिषदों में देखने को प्राप्त होता है। ठीक है ना। और उपनिषदों की जो रचना है वह कब मानी जाती है, जो उत्तर वैदिक काल है इसमें इसकी रचना मानी जाती है। और यहाँ पर इसके दो प्रमाण जो है वह हमको देखने को प्राप्त होते हैं। पहला जो प्रमाण है वह हमको बृहदारण्यक उपनिषद में प्राप्त होता है। किसमें प्राप्त होता है पहला प्रमाण वर्ण की उत्पत्ति का, तो बृहदारण्यक उपनिषद में वर्ण की उत्पत्ति का पहला प्रमाण हमको देखने को प्राप्त होता है। तो इसमें यह वर्णन है कि समाज में जैसी जैसी आवश्यकताएं महसूस होती गई तो जो ब्रह्मा जी हैं उसने उस वर्ग की वहां पर उत्पत्ति करते गए। ठीक है ना। समाज की आवश्यकताओं के आधार पर ब्रह्मा जी ने जो वर्ण है उनको उत्पन्न किया। इसका मेन कॉन्सेप्ट या बेसिक कॉन्सेप्ट यह हो जाता है। ठीक है ना। तो इसमें वर्ण की उत्पत्ति समाज की आवश्यकता से संबंधित है, जिसमें यह बताया गया है कि ब्रह्मा ने सबसे पहले किसको उत्पन्न किया, ब्राह्मणों को उत्पन्न किया, और देखा कि यह सिर्फ क्या कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। ठीक है ना। अब राज्य की रक्षा करने वाला कोई तो है नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ने विचार उत्पन्न किया कि ये पूजा पाठ कर रहे हैं, रक्षा कौन करेगा। तो फिर इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने जो है वह दूसरा वर्ण उत्पन्न किया जिसे हम कहते हैं क्षत्रिय वर्ण, और इसका कार्य लोगों को सुरक्षा प्रदान करना या राज्य का संचालन करना। अब उन्होंने देखा कि अब यह तो सिर्फ किसका कार्य कर रहा है, यह सिर्फ सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कर रहा है। अब उदर पूर्ति का कार्य कौन करेगा, वाणिज्य व्यापार या पशुपालन का कार्य कौन करेगा। तो ब्रह्मा जी ने इसके पश्चात एक तीसरा वर्ण उत्पन्न किया जिसे हम कहते हैं वैश्य वर्ण। और यह वर्ण जो था, यह वर्ण कृषि कार्य करता था, यह वर्ण पशुपालन करता था, यह वर्ण वाणिज्य और व्यवसाय में भाग लेता था। फिर भी ब्रह्मा जी को एक फिर वर्ण की आवश्यकता महसूस हुई, जो ऊपर जो वर्णित तीनों वर्ण हैं इनकी सेवा में भाग ले सके या इनकी सहायता कर सके। ठीक है ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रकार ब्रह्मा जी ने एक चौथा वर्ण उत्पन्न किया जिसे हम कहते हैं शूद्र वर्ण। क्या नाम दिया गया, जिसे नाम दिया गया शूद्र वर्ण। और इसका कार्य था समाज के जो ऊपर के जो तीनों वर्ण हैं, ठीक है ना, इनको सेवाएं प्रदान करने का जो कार्य है वह निर्धारित किया गया। किसको, शूद्रों का कार्य यह निर्धारित किया गया। इस प्रकार जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने वर्ण की आवश्यकता या कार्य की आवश्यकता के अनुसार वर्णों की उत्पत्ति की और उनके कार्यों के किया निर्धारित किया। ठीक है ना। आगे हम देखते हैं छंदोग्य उपनिषद की यहाँ पर चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं, छंदोग्य उपनिषद की यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो छंदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि पूर्व जन्म के आधार पर, पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर व्यक्ति को अगले जन्म में उसके वर्ण का निर्धारण होता है। ठीक है ना। यदि पहले के जन्म या पूर्व जन्म में व्यक्ति के कार्य बहुत अच्छे रहे होंगे, ठीक है ना, तो उसको जो है आने वाले जन्म में ब्राह्मण वर्ण में स्थान प्राप्त होगा। ठीक है ना। यदि किसी व्यक्ति के जो कर्म है पूर्व जन्म में बहुत ही निम्न या हम कहें कि अच्छे नहीं रहे होंगे, ठीक है ना, या बुरे कर्म रहे होंगे, तो उस व्यक्ति को जो है वर्ण व्यवस्था में यहाँ पर सबसे निम्न स्थान या शूद्र का स्थान यहाँ पर प्राप्त होता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि छंदोग्य उपनिषद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कर्म के आधार पर, पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर उसके अगले जन्म के वर्ण का निर्धारण किया जाता है। ठीक है ना। और जो लास्ट सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे वह गीता के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे।
ठीक है ना, कि गीता के अनुसार वर्णों की जो उत्पत्ति है उसको गुण माना गया है। किसके आधार पर? गुणों या कर्म के आधार पर वर्ण की उत्पत्ति यहाँ पर मानी गई है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया हूं, यदि किसी व्यक्ति में सतगुण की प्रधानता होती थी, किसकी प्रधानता होती थी? सतगुण की प्रधानता होती थी, तो वह कहलाता था ब्राह्मण वर्ण का। ठीक है ना, यदि किसी व्यक्ति में रजोगुण या रजगुण की प्रधानता होती थी, ठीक है ना, तो वह कहलाता था क्षत्रिय वर्ण। ठीक है ना, यदि किसी व्यक्ति में रजोगुण और तमोगुण इन दोनों की प्रधानता होती थी, तो वह कहलाता था वैश्य वर्ण। ठीक है ना, और यदि किसी व्यक्ति में सिर्फ तमोगुण की प्रधानता होती थी, किसकी? सिर्फ तामसिक प्रवृत्तियां होती थी, सिर्फ आसुरी प्रवृत्तियां होती थी, तो ऐसा व्यक्ति कहलाता था शूद्र वर्ण का व्यक्ति। ठीक है ना, किस वर्ण का व्यक्ति? तो शूद्र वर्ण का व्यक्ति उसे कहा जाता था। तो गीता में वर्ण की जो उत्पत्ति है इसका मुख्य आधार क्या है? गुण और कर्म को बताया गया है। यदि किसी व्यक्ति में सत्य गुण की विकास होता था तो ब्राह्मण वर्ण का, रज गुण का विकास होता था तो क्षत्रिय वर्ण का। ठीक है ना, रज और तम गुण दोनों का यदि विकास होता था तो वह वैश्य वर्ण का व्यक्ति कहलाता था, और यदि किसी व्यक्ति में सिर्फ तमो गुण की प्रधानता होती थी तो वह शूद्र वर्ण का व्यक्ति यहाँ पर कहलाता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है या वर्ण की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है, जो ऋग्वैदिक कालीन सिद्धांत है, जो हमने उत्तर वैदिक कालीन सिद्धांत हमने देखे, जो गीता के अनुसार हम लोगों ने सिद्धांत के बारे में चर्चा की है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के धर्म ग्रंथों में जो वर्ण है उसकी उत्पत्ति के विभिन्न प्रकार के यहाँ पर सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। ठीक है ना, तो यह हमारा जो वर्ण व्यवस्था वाला टॉपिक है, यह वर्ण व्यवस्था वाला टॉपिक यहाँ पर हो जाता है बिल्कुल समाप्त। ठीक है ना, तो आप यह क्लास आपको कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन पर जाकर जरूर बताएं, ताकि हम आपके लिए आगे आने वाले समय में ऐसे ही जो महत्वपूर्ण वीडियोस है वह लेकर आएं और आपका मार्गदर्शन करें। थैंक यू।